गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 का चैप्टर 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। अर्थात इस चैप्टर में जो बालक है वो कवि है और वो जो है कैसी कविता सुना रहा है, हास्य मतलब हंसी वाली। मतलब यहाँ पर बाल कवि है, एक बालक कवि है और हास्य कविता यहाँ पर सुनाई जा रही है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। विविध वेशभूषाधारिणी चत्वारः बालकवः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। यहाँ विविध अनेक प्रकार के वेशभूषा धारण करके चत्वारः चार बालकवः बालक मंच से मंच के ऊपर उपविष्टा संति बैठे हैं। अनेक प्रकार के कपड़े पहने हुए, मतलब विविध अनेक प्रकार के वेशभूषा कपड़े पहने हुए चार बालक कहाँ बैठे, मंच के ऊपर बैठे हैं। मंच अर्थात स्टेज पे बैठे हैं। अधः नीचे श्रोतारः श्रोता हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति। जो नीचे श्रोता सुनने वाले हास्य कविता श्रवणाय हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुक हैं। जो नीचे श्रोता बैठे हैं वो क्या है, हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुक है। कोलाहलम च कुर्वन्ति, कोलाहलम शोर कर रहे हैं। हास्य कविता को सुनने के लिए बैठे हैं और शोर कर रहे हैं। आगे संचालक है, जो संचालक है वो स्टेज पर आता है। अलम कोलाहलेन, बस करो कोलाहल शोर, मतलब शोर बस करो। अद्य परम हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहन्तारः काल्यापकाश्च भारतस्य हास्य कवि धुरन्धरः सम आगताः सन्ति। क्या कहता है कि अद्य आज परम हर्षस्य अवसर है, बहुत ही हर्ष का अवसर है। यद अस्मिन कवि सम्मेलने, यहाँ पर जो है कैसे कवि सम्मेलने काव्य हंतार है, कैसा काव्य का नाश करने वाला, और कालयापक काश्चय मतलब समय की बर्बादी करने वाला, भारत से भारत के हास्य कवि धुरंधरा मतलब हास्य कवि हंसीदार कविता के धुरंधर यहाँ पर आए हुए, सम आगत है यहाँ आए हुए हैं संति। एहि करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुरुमः। इनका करतल ध्वनिना मतलब तालियों की आवाज़ से एतेषां स्वागतम कुर्मे, हम सब इनका तालियों की आवाज़ से क्या करते हैं, स्वागतम करें। आगे गजाधर है, यहाँ पर गजाधर आता है। यहाँ गजाधर आएगा, नाम यहाँ पे मिटा हुआ है। सर्वे भयो अरसिकेभ्यो नमो नमः, मतलब सभी अरसिक जिनको कविता में कोई रस ना हो वो अरसिकेभ्यो नमो नमः। सभी जो अरसिक बैठे हैं जिनको कविता में कोई रस नहीं आता है उनको नमस्कार। प्रथमम तावद अहम आधुनिकम वेदम, पहले मैं जो है आधुनिकम वेदम आधुनिक वेद उद्देश्य सवक्यम, आधुनिक वेद को उद्देश्य करके सवक्यम काव्यम श्राव्यामि, अपना सवक्यम मतलब अपने द्वारा जो कविता बनाई हुई है वो क्या करता हूँ, श्राव्यामि सुनाता हूँ। तो यहाँ पर जो गजाधर नाम का कवि स्टेज पर आया है और अब वो वेद को उपदेश करके, मतलब वेद के ऊपर उसने कोई कविता लिखी है और वो कविता वो है सुना रहा है, सुनाता है। वैदराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर यमस्तु हरति प्राणान वैद्य प्राणान धनानि च। कहता है हे वैदराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, मतलब यमराज के सहोदर या भाई कि जो वैदराज है, नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, आप जो है यमराज के क्या हो, भाई हो, आपको नमस्कार। यम अस्तु हरति प्राणान वैद्य प्राणान धनानि च, यम अस्तु हरति प्राणान, यम जो है वो क्या करता है, हरति प्राणान प्राणों को हरता है। यम प्राणों को हरता है, लेकिन वैद्य प्राणान और धनानि च, वैद्य जो है वो प्राण और धन दोनों को
हरता है। तो इस प्रकार ये गजाधर जो है अपनी कविता सुनाता है और सर्वे उच्चै हसन्ति, सब जोर से हंसते हैं। आगे देखेंगे। कालांतक है। अब जो कालांतक नाम का कवि है वो आता है स्टेज पर। काल अंतक मतलब समय का अंत, अर्थात यमराज। कहता है अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु नैते मादृशः कुशलः। कहता है कि यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कालांतर है। अरे वैद अस्तु सर्वत्र, वैद तो हर जगह, परंतु नैते मादृशः कुशलः, लेकिन मेरे जैसा कुशल नहीं। जनसंख्या निवारण, किसमें, जनसंख्या के निवारण में, मतलब जनसंख्या के नियंत्रण करने में मेरे जैसा कुशल नहीं। मम अपि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः, मेरा भी काव्य सुने आप। भवन्तः है आप, मेरा भी यह काव्य सुने आप। तो यहाँ पर अब कालांतक है अपनी जो कविता है वो प्रस्तुत कर रहा है। चिंतां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विषयम् आगतः, नाहं गतो न मे भ्राता कश्यम इदम हस्तलाघवम्। क्या कहता है कि चितां प्रज्वलितां, चिता को जलते हुए, प्रज्वलितां जलते हुए देखकर, दृष्टवा देखकर, वैद्यो विस्मय आगत है, मतलब हैरानी में पड़ गया, आश्चर्य में आ गया। क्यों, वो देखता है, जब चिता को जलते हुए देखता है वह, तो वो आश्चर्य में आ गया। ना अहम गतो, यहाँ पर न और अहम दो वर्ड हैं। न अहम गतो, न में भ्राता, न तो मैं गया और न ही मेरे भ्राता। कश्यम इदम हस्तलाघवम्, तो ये मतलब न तो मैं और न मेरे भ्राता, भ्राता कौन, यमराज। कश्यम इदम हस्तलाघवम्, तो ये किसके हाथ की सफाई है। सर्वे पुनः हसन्ति, सभी फिर से हंसते हैं। अब आगे तुंदिल है। जो तुंदिल नाम का कवि यहाँ पर स्टेज पे आता है। तो हास्य कवि सम्मेलन है, तो नाम भी यहाँ पर जो कवियों के रखे गए हैं वो भी इसी तरह के रखे गए हैं। तुंदिल मतलब तोंद वाला, तोंद मतलब जिसका पेट बाहर निकला रहता है। तो यहाँ देखिए ब्रैकेट में, तुंदस्य उपरि हस्तम आवरेतन, तो यहाँ कोष्टक में दे रखा है कि तुंदस्य, तोंद के ऊपरी, ऊपर, हस्तम आवर्तन, हाथ को फेरता हुआ। जो तुंदिल जो नाम का कवि आता है वो क्या करता हुआ आता है, तोंद के ऊपर हाथ फेरता हुआ। क्या कहता है, तुंदिलो अहम भो, तुंदिलो अहम भो, हे श्रोताओ मैं कौन हूँ, तुंदिलो हूँ, मतलब जिसकी तोंद निकली है, मैं तोंद वाला हूँ। मम अपि इदम काव्यम श्रूयताम जीवते धार्यतां च, मेरा भी काव्य सुनो, जीवने धार्यतां च, जीवन को धारण करने के लिए। तो यहाँ अब जो तुंदिल नाम का कवि है वो अपनी कविता प्रस्तुत कर रहा है। परा अन्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु, परा अन्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। क्या कहते हैं, परा अन्नम, पराया अन्न, प्राप्य प्राप्त करके, मतलब दूसरों का अन्न प्राप्त करके, दूसरों के द्वारा जो अन्न दिया जाता है वो प्राप्त करके। दुर्बुद्धे, हे मूर्ख जनों, मतलब दुर्बुद्धि वालों या फिर मूर्ख जनों। माँ शरीरे दयाम कुरु, माँ मतलब नहीं, शरीरे दयाम कुरु, शरीर पर दया मत करो। शरीर पर दया करने का मतलब ये है कि अगर आपको पराया अन्न मतलब दूसरों का द्वारा अन्न दिया जाता है तो वहाँ पर आप अपने शरीर पे दया मत करो, मतलब भर पेट आप खाना खाओ खूब दबा के। पर अन्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः, जो दूसरों के द्वारा अन्न दिया जाना बहुत ही दुर्लभ है, मतलब बहुत मुश्किल से मिलता है, लोके संसार में। शरीराणि पुनः पुनः, ये शरीर का क्या है, ये तो बार बार जो है जन्म लेता रहता है, शरीर तो बार बार हमें मिलता रहता है। तो इस प्रकार जो तुंदिल है वो अपनी कविता सुनाता है। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, और सभी फिर से अट्टहास के साथ, मतलब हा हा की आवाज़ के साथ हंसते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चारवाक है। अब चारवाक नाम का कवि आता है यहाँ पर। आम आम हाँ हाँ
शरीरस्य पोषणं सर्वथा उचितम एव, मतलब शरीर का पोषण सर्वथा उचित है, उचित ही है। कौन कहता है? ये चार्वाक नाम का जो कवि आता है वो कहता है। यदि धनम नास्ति तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिक पदार्थ है एवं भोक्तव्य। कहता है कि यदि धन नहीं है तदा तब भी ऋणम कृत्वापि, ऋण करके, कर्ज करके, पौष्टिक पदार्थ है एवं भोक्तव्य, पौष्टिक पदार्थ ही खाना चाहिए। तथा कथ्यति चार्वाक कवि, यह कहकर जो चार्वाक कवि है वो अपनी कविता प्रस्तुत करता है। कैसे सुनाता है? याव जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। कहता है कि याव जीवेत, जब तक जियो, सुखम जीवेत, सुख से जियो, ऋणम कृत्वा, ऋण करके, घृतम पिबेत, घी पियो। कि घी पीने का मतलब यहाँ पर है कि खूब पौष्टिक भोजन खाओ। श्रोता, अब यहाँ श्रोता बोलते हैं तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पण कथम, तो फिर ये जो ऋण है वो वापस कैसे करे? प्रत्यर्पण मतलब वापस करना। चार्वाक है, चार्वाक कहता है सूर्यताम मम अवशिष्टम काव्यम, सुनो मेरा अवशिष्ट, मतलब जो बचा हुआ काव्य वो सुनो। कि अभी तो मैंने केवल एक ही लाइन सुनाई है, जो बचा हुआ काव्य वो मेरा सुनो। आगे सुनाता है घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पित जन है, मतलब घी पीकर श्रम करो, मेहनत करो, परिश्रम करो, ऋणम प्रत्यर्पित जनम, और ऋण जो है वापस कर दो। लोगों का जो आपने ऋण लिया है वो वापस कर दो। काव्य पाठ सर्वेण उत्प्रेरित एक बालको अपि आशु कविताम रचयति। काव्य पाठ सर्वेण, जो काव्य पाठ को सुनकर एक बच्चा उत्प्रेरित होता है और उस बालक ने भी कैसी आशु कविता, मतलब आशु कविता होता है उसी टाइम, उसी वक्त जो कविता रची जाए, तो वो कविता रची हास्यपूर्वक से श्राव्यति, और हंसता हुआ उसे सुनाता है। तो देखते हैं बच्चे की कविता। सुनाता है सूर्यताम सूर्यताम भो, सुनो सुनो मम अपि काव्य, मेरा भी काव्य सुनो। ये बच्चा बोल रहा है। गजाधरम कवि च एव तुंदिलम भोज्य लोलुपम, गजाधर कवि और जो तोंद वाले, भोज्य लोलुपम भोज खाने के लोभी, कालांतकम तथा वेदम चार्वाकम ने नमाम्यहम्, कालांतक जैसा वेद और चार्वाकम कवि को मेरा नमस्कार। काव्यम श्रविता हा हा इति कृत्वा हस्ति, काव्य को सुनाकर हा हा करते हुए हंसता है। अन्य चापि हसन्ति सर्वे गृहम गच्छन्ति, अन्य सभी भी हंसते हैं और सभी गृहम गच्छन्ति, सभी अपने घर चले जाते हैं। और नेक्स्ट में ये आगे कुछ शब्दार्थ हैं जो चैप्टर से रिलेटेड, यहाँ पर सारे शब्दार्थ दिए हुए हैं, तो इनको आप देख सकते हैं सभी को। इनका हिंदी अनुवाद साथ में लिखा हुआ है। आगे अभ्यास कार्य हम देखेंगे। अभ्यास कार्य में सबसे पहले उच्चारणम कुरुत, हमें क्या करना है? शब्दों का केवल उच्चारण करना है। तो ये देखिए, ऊपरी, नीचे ही, कदापि, कुत्र, अधः, बहि, अंतः, कदा, उच्च ही, अलम, पुनः, एकता। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 पे आएंगे। प्रश्न नंबर 2 में हमें लिखा हुआ है मंजूषात अव्ययपदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। जो यहाँ पर टेबल दे रखी है उसमें से हमें कुछ पद चुनने हैं और वाक्य को पूरा करना है। फिलअप्स यहाँ पे दिए हैं। तो फर्स्ट देखेंगे, वृक्षस्य डैश खगा वसंती, क्या आएगा? वृक्ष के ऊपर खगा वसंती, खग रहते हैं। डैश विवादेन, विवाद क्या आएगा? अलम, बस, मतलब अलम विवादेन, विवाद बस करो। वर्षा काले गृहात डैश माँ गच्छ, वर्षा काल, वर्षा के समय में घर से बाहर मत जाओ, वही बाहर, माँ गच्छ, नहीं जाओ। मंचस्य, मंच के, अधः नीचे, श्रोता रहे उपविष्ट सन्ति, श्रोता बैठे थे। मंचस्य अधः, तो क्या आ जाएगा? अधः, नीचे। छात्रा विद्यालयस्य अन्तः प्रविशन्ति,
छात्रा विद्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं। इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3, अशुद्ध पद चुनो। जो यहाँ पर अशुद्ध पद है वो हमें चुनने हैं। तो दोनों तरह के पद यहाँ पे दे रखे हैं, अशुद्ध पद हमें यहाँ से चुनने हैं। तो गमन्ति, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति। तो यहाँ पर जो अशुद्ध पद है वो क्या है, गमन्ति, क्योंकि गम धातु को गच्छ आदेश होता है, तो यहाँ अशुद्ध हो जाएगा गमन्ति। नेक्स्ट में रामेण, गृहेण, सर्पेण, गजेन। तो यहाँ पर अशुद्ध होगा गजेन, क्योंकि अणा ना होके गजेन में ना लिखा जाएगा, तो गजेन होगा। नेक्स्ट देखेंगे गा में लतिया, मातिया, रमिया, निशिया। तो यहाँ अशुद्ध कौन सा है, मातिया, क्योंकि ये सभी आकारांत है और ये जो मातिया है ये क्या है, मातृ शब्द है, तो इस तरह से ये अशुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट में देखेंगे लते, रमे, माते, प्रिय। तो उसी प्रकार से जो द्वितीय विभक्ति है उसमें इनका रूप सभी का लते, रमे और प्रिय चलेगा, लेकिन माते का माताओ चलता है। लिखती, गर्जती, फलती, सेवती। तो यहाँ पर अशुद्ध हो जाएगा सेवती, क्योंकि सेवती का जो इसका शब्द रूप जो चलेगा वो क्या होगा, सेवते। तो इस प्रकार से ये अशुद्ध हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में मंजूषात समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। जो कोष्टक में इनमें दिए हैं टेबल में, तो इनमें समानार्थक पद हमें चुनकर लिखने हैं। समानार्थक मतलब जिसके एक जैसे अर्थ हो। तो प्राप्य, प्राप्त करके, तो लब्धवा का भी क्या अर्थ होता है, प्राप्त करके। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा इसका। यहाँ हमने सारे सही करके लिखे हुए। कुशला, कुशल, दक्षा, दक्ष। हर्षस्य, हर्ष का समानार्थी होगा प्रसन्नतायाः। देहस्य, देहस्य मतलब शरीर, देह का या शरीर का, तो इसका भी शरीरस्य हो जाएगा। वैद्यम मतलब चिकित्सकम। तो इस प्रकार इसके सारे समानार्थी थे। आगे प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एकपदेन लिखत। जो नीचे लिखे हुए प्रश्न हैं उनका एक पद में हमें उत्तर देना है। तो मंचे कति बालकव्य उपविष्टा सन्ति। मंच पर कितने बालक बैठे थे, तो कितने थे, चत्वारः। के कोलाहलम कुर्वन्ति। कौन कोलाहल करते थे, श्रोता है, श्रोता जो थे वो शोर कर रहे थे। गजाधर कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तुति। गजाधर ने किसको उद्देश्य करके काव्य प्रस्तुत किया था, तो आधुनिकम वैधम, आधुनिक वैध को उद्देश्य करके उन्होंने अपना काव्य प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट, तुंदिले कस्य ऊपरी हस्तम आवर्ती। जो तुंदिल था वो किसके ऊपर हाथ फेर रहा था, तुंदस्य, अपनी तोंद के ऊपर। लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति। लोक में बार बार क्या होता है, शरीराणि। किम कृत्वा घृतम पिबेत। क्या करके घी पिए, ऋणम, ऋण करके या कर्ज करके। तो इस प्रकार ये भी हमारा प्रश्न कंप्लीट हुआ, प्रश्न नंबर 5। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 में हमें मंजूषात पदानि चित्वा कथाया पूर्ति कुरुते। कथा दी हुई है जिसको हमें कंप्लीट करना है, जो शब्द दिए गए हैं उनसे। तो यहाँ देखिए इसमें कुछ शब्द दिए हैं, नासिकायामेव, वारवारम, खड्गेन, दूरम, मित्रता, मक्षिका, व्यजनेन, उपाविशत, छिन्ना, शुप्तः, प्रियः। देखते हैं इसको। पुरा एकस्य निरपस्य एकः प्रियः वानरः आसीत्। पहले पुरा मतलब पहले, एकस्य एक राजा के एक प्रिय वानर था, मतलब राजा का एक प्रिय वानर था। एकता निरपय सुप्त आसीत्। एक बार जो राजा है वो सोया हुआ था। वानर व्यजनेन तम अवजियत। जो वानर था वो व्यजनेन मतलब पंखे से उसको क्या कर रहा था, हवा कर रहा था। तदैव एका मक्षिका। तभी एक मक्षिका, मक्खी, निरपस्य नासिकायाम उपाविशत। जो निरप था, राजा था, उसकी नासिका पर बैठ गई। यद्यपि वानर वारम वारम व्यजनेन ताम निवार्यति। जबकि जो वानर था वो बार बार अपने पंखे से उसको हटा रहा था। सम तथापि सा पुनः पुनः निरपस्य नासिकायामेव उपविष्टि सम। लेकिन वो बार बार जो मक्खी है सा
मक्खी पुनः पुनः मतलब बार बार राजा की नासिका पर बैठ रही थी। अंते सह मक्षिकाम हंतु, अंत में उसने किसने, वानर ने, मक्षिकाम हंतु, मक्षिका को मारने के लिए खड्गेन प्रहारम अकरोत्, खड्ग से, तलवार से प्रहार किया। मक्षिकाम तो उड्यम दूरम गता, मक्षिका जो थी वो तो उड़कर कहाँ गई, दूरम गता, दूर चली गई। किंतु खड्ग प्रहारेण निर्वस्य नासिका छिन्ना अभवत्, किंतु खड्ग के प्रहार से, तलवार के प्रहार से जो नृप था उसकी नासिका छिन्न हो गई, मतलब कट गई। अतः एव उच्यते, इसलिए कहा जाता है, मूर्ख जनै सह मित्रता न उचिता, मतलब मूर्ख लोगों के साथ मित्रता उचित नहीं है। तो इस प्रकार से ये कथा थी जो हमने देखी, इसमें जो फिलअप्स थे वो कंप्लीट किए। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट जो प्रश्न है उसमें क्या लिखा हुआ है कि विलोम पदानि योजयत, विलोम पद जो है उनको हमें सही करके लिखना है। तो यहाँ पर सभी पद जो है सही करके लिखे हुए हैं। अधः नीचे, तो अधः का हो जाएगा ऊपरी ऊपर, अंतः अंदर, बहि बाहर, दुर्बुद्धि दुर्बुद्धि मतलब मूर्ख, सुबुद्धि मतलब सुबुद्धि ज्ञानी, उच्च ही ऊंचा, नीचे ही नीचा, दुर्लभम दुर्लभम मतलब बहुत मुश्किल से मिलने वाला, सुलभम आसानी से मिलने वाला। तो ये विलोम पद थे जो हमने कंप्लीट किया और इसके साथ हमारा चैप्टर 4 पूरा कंप्लीट हुआ, इसका अभ्यास कार्य भी। थैंक यू।